गुड आफ्टरनून एवरीवन। विद्या शक्ति के इस क्लास में आप सबका स्वागत है। बच्चों, हम लोग पिछली क्लास में क्या कर रहे थे? हम अभ्यास प्रश्न कर रहे थे। कौन से लेसन का? सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय एवं वर्गीकरण, है ना? तो हमने पिछली क्लास में कौन कौन से क्वेश्चंस को डिस्कस किया, जरा देख लेते हैं। सभी नोटबुक्स लेकर तैयार हो ना? हम लोगों को थोड़े से और प्रश्नों के उत्तर लिखना है। यस। तो हमने पिछली क्लास में पांचवा प्रश्न जो था सूक्ष्म जीवों का आर्थिक महत्व, ये हम लोग चर्चा कर चुके हैं और मेरे बच्चे ये लिख लिए होंगे सभी ने। उसके बाद हमने बात की थी प्रतिजैविक दवाएं किसे कहते हैं और इसका उपयोग क्या है। प्रतिजैविक दवाएं किसे कहते हैं और इसका उपयोग क्या है। आई होप ये पिछली क्लास में हम सभी ये लिख चुके हैं, है ना? यस, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ओके, उसके बाद हमने 7th क्वेश्चन जो टीकाकरण किसे कहते हैं वो भी हमने लिख लिया है। ऐसा कोई स्कूल के बच्चे हैं या कोई भी बच्चे हैं जो छूट गए हैं? ये 5, 6, 7 क्वेश्चन सभी ने कर लिए हैं? सबका हो गया है ना? तो हम लोग 8th क्वेश्चन कर रहे थे, 8वां क्वेश्चन, है ना? क्या था हमारा 8वां प्रश्न बच्चों? 8वां प्रश्न था हमारा सूक्ष्म जीवों से होने वाली बीमारियों तथा उनसे बचाव के तरीके बताइए। यही कर रहे थे हम लोग। तो इसका आंसर लिख लेते हैं। मुझे लग रहा है कुछ बच्चों ने थोड़ा बहुत लिख लिया होगा ये, लेकिन मैं फिर से बता रही हूँ इस क्वेश्चन के आंसर को। सभी बच्चे लिख लीजिए, सूक्ष्म जीवों से होने वाली बीमारियों तथा उनसे बचाव के तरीके। तो इसमें हम मनुष्य की बीमारियों यानी कि सूक्ष्म जीवों से होने वाले मनुष्य में बीमारियों के बारे में भी बात करेंगे, साथ साथ पौधों की बीमारियों के बारे में भी हम इसमें लिखेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर लिखिए। प्रश्न आपके पुस्तक में दिया हुआ है, आंसर लिखिए। मनुष्य में सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाले सामान्य रोग डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, हैजा, टाइफाइड, क्षय रोग, खसरा, चिकन पॉक्स, पोलियो आदि है। लिखते जाइए सभी बच्चे। यस, लिखिए। मनुष्य में सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाले सामान्य रोग डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, हैजा, टाइफाइड, क्षय रोग, खसरा, चिकन पॉक्स, पोलियो आदि है। ये हम पिछली क्लास में लिख चुके हैं। अब हम लिखने वाले हैं बचाव के तरीके। ऐसे रोगों से हम कैसे बच सकते हैं। ये सभी बच्चों का हो गया है ना? हो गया है तो यस बोलिए। नहीं हुआ है तो फिर से हम इसका आंसर को दिखाएंगे आपको, कोई जल्दी नहीं है हमें। अगला है बचाव के तरीके। बचाव के तरीके। तो अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि सूक्ष्म जीवों से होने वाले रोगों से हम कैसे बचाव कर सकते हैं या बचाव के तरीके लिखिए, तो आप इसको इस तरह से पॉइंट वाइज लिखेंगे। ठीक है, कैसे लिखेंगे? पॉइंट पॉइंट डाल के लिखेंगे, तभी आपके अच्छे अंक आएंगे। राइट, यस, लिखिए। सबसे पहला पॉइंट लिखिए, अपने घर के आसपास अनावश्यक पानी एकत्र ना होने दे। जहां पानी एकत्र हो वहां केरोसिन तेल या कीटनाशक दवा का छिड़काव। ठीक है, कीटनाशक, ये का दोबारा आ गया है, कीटनाशक दवा का छिड़काव कर दे। तो पहला पॉइंट आप लिखेंगे, अपने घर के आसपास अनावश्यक पानी एकत्र न होने दे। जहां पानी एकत्र हो वहां केरोसिन तेल या कीटनाशक दवा का छिड़काव कर दे। ओके, पावर कट है सीएस मोहन राशि में, मोहन सराय में। ओके ओके, ठीक है, मोबाइल से क्लास चल रहा है। ओके, तो पहला पॉइंट हम ये लिखेंगे, अपने घर के आसपास अनावश्यक पानी एकत्र ना होने दे। जहां पानी एकत्र हो वहां केरोसिन तेल या
कीटनाशक दवा का छिड़काव कर दे। अगले पॉइंट पे जाए हम लोग। दूसरा पॉइंट लिखे बच्चे। दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे, यस, आगे बढ़े ना हम लोग, दूसरे पॉइंट की तरफ चले। यस, दूसरा पॉइंट है, सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करें। सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करें, ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करें। तीसरा पॉइंट हम लिखेंगे, मच्छरों से बचाव के लिए यथासंभव अपने आसपास कूड़ा कचरा इकट्ठा ना होने दे। तीसरा पॉइंट लिखेंगे हम लोग, मच्छरों से बचाव के लिए यथासंभव अपने आसपास कूड़ा कचरा इकट्ठा ना होने दे। ये हमारा तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट है हमारा, पीने का पानी उबाल कर प्रयोग करें। ठीक है, जो पीने का आपका पानी है वो अगर आपको लग रहा है कि वो अशुद्ध है, या तो फिल्टर, जो जिनके पास फिल्टर है वो लोग फिल्टर का प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो क्या करना चाहिए आपको, उबाल कर पानी पीना चाहिए। तो पीने का पानी उबाल कर प्रयोग करें। पीने का पानी उबाल कर प्रयोग करें। पांचवा पॉइंट हम लिखेंगे, खाने पीने की चीजों को ढक कर रखें। खाने पीने की चीजों को ढक कर रखें। तो ये हमारे 5 पॉइंट हो गए रोगों से बचाव। ठीक है, रोगों से बचाव के तरीके। पहला पॉइंट, अपने आसपास अनावश्यक पानी एकत्र ना होने दे। जहां पानी एकत्र हो वहां केरोसिन तेल या कीटनाशक दवा का छिड़काव कर दे। दूसरा पॉइंट, सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करें। मच्छरों से बचाव के लिए यथासंभव अपने आसपास कूड़ा कचरा इकट्ठा ना होने दे। चौथा पॉइंट हम लिखेंगे, पीने का पानी उबाल कर प्रयोग करें। पांचवा, खाने पीने की वस्तुओं को या खाने पीने की चीजों को ढककर रखें। आई होप सबने ये 5 पॉइंट्स लिख लिए हैं। कोई छूटा तो नहीं है ना? हो गया सबका? अभी नहीं हुआ? ओके, लिख लीजिए, लिख लीजिए, कोई नहीं, आराम से लिखिए। ठीक है, ओके। सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करें। मच्छरों से बचाव के लिए यथासंभव अपने आसपास कूड़ा कचरा जो भी है उसको साफ करें। और पीने का पानी जो है उसका उपयोग करते समय बहुत ही ध्यान से उपयोग करें। पांचवा सवाल करना है। ओके ओके ओके, फोर्थ और फिफ्थ लिखना है। ओके ठीक है। तो चौथा पॉइंट है पीने, अगर आपका हो गया तो एक थंब दे दीजिए, हम आगे बढ़ेंगे। ओके, हो गया है। ओके, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए बेटा, ये देखिए यहाँ पर ऐसे हेडिंग लिखी है सभी बच्चे, पौधों में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग। इससे पहले हम लोगों ने लिखा मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग। अगला हेडिंग ऐसे लिखिए सभी, पौधों में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले, ओके, होने वाले सामान्य रोग। तो लिखिए, ऐसे हेडिंग लिखिए यहां पर, और लिखिए, जंतुओं की भांति पौधों में भी सूक्ष्म जीव, जीवन नहीं है, सूक्ष्म जीव है। ठीक है, यहां पर सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव द्वारा अनेक रोग होते हैं, जैसे गेहूं की गेरुई कवक द्वारा, नींबू का कैंकर जीवाणु द्वारा, तंबाकू का मोजेक रोग विषाणु द्वारा। पौधों में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग, जंतुओं की भांति
पौधों में भी सूक्ष्म जीव द्वारा अनेक रोग होते हैं। जैसे ये पढ़ के रखिएगा बेटा, जो आपके जो पौधों में जो रोग होते हैं ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आपसे। गेहूं की गेरुई, नींबू का कैंकर, तंबाकू का मोजेक रोग, ये सब हम पढ़ चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं। ये सभी कौन कौन से जो सूक्ष्म जीव है वो फैलाते हैं वो भी जरा आप पढ़ के रखिएगा। ओके, यस। हो गया सभी बच्चों का? अब बेटा जिनका हो चुका है, हम क्या करेंगे अभी, कुछ बच्चों ने मुझसे कहा था कि जो सही विकल्प छांट कर लिखिए, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ये सभी कई बच्चों ने बोला था कि वो खुद कर लेंगे, लेकिन ऐसे भी बच्चे होंगे जो वो नहीं कर पाएंगे, तो उनके लिए मैं क्या कर रही हूँ, उनके लिए आंसर्स मैं आपको दिखा रही हूँ या बताऊंगी। ओके, तो पहला हमारा प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से सही विकल्प छांट कर लिखिए। ये हो गया सभी का? सबने लिख लिया? ओके, हो गया है। ओके, ठीक है। तो चलिए पुस्तक निकालिए, आपके पेज नंबर 55, पेज नंबर 55, उसमें देखिए, निम्नलिखित में सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। देखा सबने वो सवाल, प्रश्न देखा? यस। तो हम उसको करेंगे अभी, शॉर्ट क्वेश्चंस है। ओके, वो करेंगे। ठीक है, ये देखिए, पहला है, यहां पर ऐसे क्वेश्चन होगा आपके टेक्स्ट बुक में, क्या है, सही विकल्प छांट कर लिखिए, जिसमें कि पहला आपको दिया गया है, सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, और आपके पुस्तक में 4 ऑप्शंस दिए हैं। दिए हैं कि नहीं दिए हैं? एक दिया है हवा, मिट्टी, पानी, सर्वत्र। तो सूक्ष्म जीव बेटा कहाँ पाए जाते हैं? सूक्ष्म जीव जो है सर्वत्र, है ना, सर्वर, हर जगह पाए जाते हैं। ठीक, तो उसका आंसर हम लोग, या तो आप टेक्स्ट बुक में जहां पर सर्वत्र आ रहा है वहां पर वो टिक कर दीजिए। अब दूसरा देखिए, टीबी, जिसे हम तपेदिक रोग कहते हैं, ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, वो होता है कैसे? यहां पर भी आपके पुस्तक में 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, प्रोटोजोआ द्वारा, जीवाणु द्वारा, कवक द्वारा, वायरस द्वारा। तो वहां पर आपको पता है जो टीबी रोग है वो जीवाणु द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जीवाणु द्वारा होता है, तो वहां पर आप जीवाणु के आगे टिक लगा देंगे। अगला, चना मटर की जड़ों की गांठों में पाए जाने वाला जीवाणु। चना मटर की जड़ों में की गांठों में जो जीवाणु पाए जाते हैं, उन जीवाणुओं, उस जीवाणु का नाम पूछा गया है। यहां पर दिया है राइजोबियम, एशरेशिया कोलाई, कोलेस्ट्रेडियम, एजिटोबैक्टर। तो आपको पता है जो चना और मटर की जड़ों की गांठों में पाए जाने वाला जीवाणु कौन सा होता है बेटा? राइजोबियम, राइजोबियम। तो आप राइजोबियम के आगे टिक लगा देंगे। अगला है कुकुरमुत्ता। कुकुरमुत्ता क्या है? कवक है, जीवाणु है, शैवाल है, या प्रोटोजोआ है? तो जो कुकुरमुत्ता है वो एक कवक है, कवक है। तो आप कवक के आगे टिक लगा दीजिए। ठीक, नेक्स्ट आपसे पूछा गया है पेचिस रोग। पेचिस रोग होता है कैसे? अमीबा द्वारा, एंटमीबा द्वारा, पैरामीशियम द्वारा, या प्लाज्मोडियम द्वारा? तो जो पेचिस रोग होता है वो मनुष्य में कौन फैलाता है? एंटमीबा द्वारा होता है, एंटमीबा। तो आपके पुस्तक में कोई भी ये लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, आपके पुस्तक में दिया हुआ है, बस आपने क्या करना है, उसके आगे टिक लगाते जाना है। जो सही है उसके आगे आप सही करके लिख दीजिए, जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसको लिख लीजिए। हो गया ये सभी का? पहला, सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, वो सर्वत्र के सामने आगे आप टिक लगाइए। टीबी रोग होता है जीवाणु द्वारा। चना मटर की जड़ों की गांठों में पाए जाने वाला जीवाणु राइजोबियम होता है। कुकुरमुत्ता क्या है? एक कवक है। और पेचिस रोग होता है एंटमीबा द्वारा। ये सभी बच्चों का हो चुका है। आगे बढ़े।
आगे चल सकते हैं हम लोग। आगे है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए बच्चे, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उसमें उसमें जो है क्या दिया हुआ है, पहला देखिए, मैं सिर्फ आंसर लिखूंगी यहां पर। आपके पुस्तक में जो सेंटेंस है वो लिखा ओके हो चुका है। यस, तो हम लोग अभी क्या करेंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति। ओके बेटा, रिक्त स्थानों की रिक्त स्थानों की पूर्ति, ऐसा आपका दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा दूसरा एक प्रश्न है आपका। तो उसमें पहला पूछा गया है, ये देखो, सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए डैश की आवश्यकता होती है। मैं यहां पर आंसर लिखूंगी, ठीक है, जहां पर आपका रिक्त स्थान है उसमें जो आंसर आएगा मैं यहां पर लिखूंगी, वो आप अपने पुस्तक में लिख लीजिए। तो सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए डैश की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है, यानी कि माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। सूक्ष्मदर्शी, हाँ बेटा लिखिए। अब दूसरा देखिए, दूसरा देखो, तो जहां पर आपका रिक्त स्थान है वहां पर आप सूक्ष्मदर्शी लिखिए। दूसरा देखिए, जीवाणु द्वारा नींबू के पौधों में डैश नामक रोग होता है। कौन सा रोग होता है नींबू में? आप कमेंट भी कर सकते हो मुझे, ठीक है। कैंकर रोग होता है नींबू में। कौन सा रोग होता है जीवाणु द्वारा? कैंकर रोग होता है। तो ख का आंसर आप लिखेंगे कैंकर। अगला देखिए, अगला, प्रथम प्रतिजैविक दवा, प्रथम प्रतिजैविक दवा डैश थी। आपको याद है कौन सा पढ़ाया था मैंने? कौन सा था हमारा सबसे पहला जो प्रतिजैविक दवा? वो है पेनिसिलिन। कौन सा है? पेनिसिलिन, जो पेनिसिलियम से बनता है। ओके, पेनिसिलिन। अगला, डेंगू रोग डैश मच्छर के काटने से होता है। यहां पर आप उस मच्छर का नाम लिखेंगे, एडिज एजिप्टी, एडिज एजिप्टी। लिख लिया? अगला, अगला देखिए बच्चे, अगला है हैजा रोग। हैजा रोग दूषित डैश से फैलता है। हैजा रोग जो है वो दूषित जल और भोजन से फैलता है। आप वहां पर जल और भोजन लिखेंगे। दूषित जल और भोजन से फैलता है। अगला, राइजोबियम जीवाणु डैश का स्थिरीकरण करते हैं। किसका स्थिरीकरण करते हैं राइजोबियम जीवाणु? राइजोबियम जीवाणु आपको पता है जो चने और मटर की गांठों में होती है, जो उनके जड़ों की गांठों में होती है। तो वो हम लिखेंगे नाइट्रोजन, है ना, नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। सभी बच्चों ने ये लिख लिया है? हो गया बेटा? यस। अब देखो बच्चे, देखो अब अगला आपका जो प्रश्न है, निम्नलिखित, हाँ, निम्नलिखित कथनों में सही कथन में सही या गलत लगाइए। सही या गलत, सही या गलत लगाइए। ठीक है, उसमें सबसे पहला क्या है आपका? सबसे पहला, सभी सूक्ष्मजीव हानिकारक होते हैं। ये सही है बच्चों? सभी सूक्ष्मजीव हानिकारक होते हैं क्या? नहीं होते हैं। हाँ, दूसरा देखिए, दूसरे में विषाणु जनित रोगों के उपचार में प्रतिजैविक दवाओं का प्रयोग किया जाता है। नहीं, देखिए बेटा, कई जो है कई पुस्तकों में और कई वेबसाइट में गलत दिया गया है कि विषाणु जनित रोगों के उपचार में प्रतिजैविक दवाओं का प्रयोग होता है। कभी नहीं होता, क्योंकि जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो जीवाणु को मारने के लिए होते हैं, विषाणु नहीं। ठीक है, तो आप वहां पर रॉन्ग लिखेंगे। कई जगह पर मैंने देखा, कई वेबसाइट पे मैंने देखा
कि वहां पर टिक लगा रखा है कि विषाणु जनित रोगों के उपचार में प्रतिजैविक दवाओं का प्रयोग किया जाता है? नहीं, कभी नहीं होता। वो जीवाणुओं के प्रतिरोध में बनाया गया है। यस। अब तीसरा 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 जो है, मार्केला गुच्छी नामक कवक का उपयोग भोजन के रूप में होता है। बिल्कुल सही है। आप चौथा देखिए, यानी कि यस, पोलियो का टीका ड्रॉप, टीका जो है ड्रॉप के रूप में पिलाया जाता है। बिल्कुल है ना, आपने देखा है ना बच्चों को। यस, बच्चों को जो ड्रॉप्स पिलाते हैं। अगला देखिए, चेचक एक संक्रामक रोग है, वो भी सही है। ओके। यस। अब जो है एक और प्रश्न है, चौथा प्रश्न, स्तंभ का और स्तंभ ख से क्या कीजिए आप, मैच द फॉलोइंग है, वो मेरे बच्चे अपने आप करके आएंगे। और अगली बार मैं सभी के नोटबुक्स चेक करूंगी, देखूंगी, और मुझे देखना है कि सब बच्चों ने किया है कि नहीं। यानी कि चौथा जो सवाल है, स्तंभ का को स्तंभ ख से सुमेलित कीजिए, मैच द फॉलोइंग, वो सभी बच्चों ने करके आना है, वो होमवर्क है आपके लिए। ठीक है। ओके। अभी सभी बच्चे अपने टेक्स्ट बुक को बंद कर दीजिए, नोटबुक ओपन कीजिए, जो आप एग्जाम जिसमें लिखते हो, एमसीक्यू लिखते हो। अभी हम आपके लिए प्रश्न लेकर आए हैं, सभी तैयार होकर बैठिए, आपके प्रश्न अभी स्क्रीन पे आने वाले हैं। लिखिए सभी। देखते हैं क्या क्या प्रश्न है आपके लिए आज के लिए। ओके बेटा, ये देखिए पहला प्रश्न आपके लिए यहाँ पर। सभी बच्चे रेडी हो गए? ओके, पहला प्रश्न पढ़ती हूं मैं आपके लिए। पहला प्रश्न है, प्लाज्मोडियम द्वारा मनुष्य में उत्पन्न होने वाला एक रोग है। प्लाज्मोडियम आपको पता है एक प्रोटोजोआ होता है ना। प्लाज्मोडियम द्वारा मनुष्य में उत्पन्न होने वाला एक रोग है। ऑप्शन ए एड्स, ऑप्शन बी कैंसर, ऑप्शन सी मलेरिया। प्लाज्मोडियम द्वारा मनुष्य में उत्पन्न होने वाला एक रोग है। आप ऑप्शन ए बी सी जो भी है आप लिख लीजिए नोटबुक में। दूसरे प्रश्न की तरफ चले सभी। यस, सेकंड क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। ये देखिए क्या है। सेकंड क्वेश्चन है, कवकों में अनेक लंबी धागे जैसी संरचना होती है, जिसे डैश कहते हैं। कवकों में अनेक लंबे धागे जैसी संरचना होती है, जिसे डैश कहते हैं। कवक तंतु, कवक बिंदु, उपरोक्त दोनों ही गलत है। कवकों में अनेक लंबे धागों जैसी संरचना होती है, जिसे डैश कहते हैं। कवक तंतु, कवक बिंदु, उपरोक्त दोनों गलत है। तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न देखिए, शैवाल सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं? शैवाल सामान्यतः, जिसे हम काई भी कहते हैं, है ना, शैवालों को, शैवाल सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं? हवा में, मिट्टी में, जल में। हवा में, मिट्टी में, जल में शैवाल सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं? अगला चलते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, प्रतिजैविक दवाएं वे दवाएं हैं जो रोग फैलाने वाले डैश के प्रतिरोध में प्रयुक्त होते हैं। प्रतिजैविक दवाएं वे दवाएं हैं जो रोग फैलाने वाले डैश के प्रतिरोध में प्रयुक्त होते हैं। विषाणु, जीवाणु, फफूंद। ध्यान से क्वेश्चन को देखकर आंसर दीजिए। अगला पांचवें प्रश्न की तरफ चलते हैं।
नॉस्टॉक एनाबिना साइटोनिमा का उपयोग, ऐसे नॉस्टॉक एनाबिना साइटोनिमा का उपयोग डैश के खेतों में जैव उर्वरक के रूप में करते हैं। सरसों के खेतों में, गन्ने के खेतों में या धान के खेतों में। नॉस्टॉक एनाबिना साइटोनिमा का उपयोग डैश के खेतों में जैव उर्वरक के रूप में करते हैं। सरसों, गन्ने या धान के खेतों में। छठवां प्रश्न, सभी कवक हानिकारक होते हैं। इसमें बेटा दो ही ऑप्शन आपको है। सभी कवक हानिकारक होते हैं। आपने या तो ये बोलना है कि जो उपरोक्त कथन है वो सही है, या उपरोक्त कथन बिल्कुल गलत है। सभी कवक हानिकारक होते हैं, उपरोक्त कथन सही है या उपरोक्त कथन बिल्कुल गलत है। अगला, ये थोड़ा सा लंबा प्रश्न है, आराम से पढ़िए। क्या दिया है? कौन सा क्वेश्चन रिपीट करना है? तीव्र ज्वर, सर दर्द, आंखों के पीछे दर्द होना, शरीर पर चकत्ते निकलना, तीव्र, यहां पर ज्वर है, ठीक है बेटा, यहां पर जो है प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, यहां पर जो है ज्वर आएगा। तो जो है तीव्र ज्वर, ये देखिए यहां पर ज्वर होगा। तो तीव्र ज्वर के साथ नाक, कान या मुंह से रक्तस्राव होना, ये कौन से रोग का लक्षण है? ये जो बताए गए रोग के लक्षण है वो कौन से रोग के हैं? तीव्र ज्वर, सर दर्द, आंखों के पीछे दर्द होना, शरीर पर चकत्ते निकलना, तीव्र ज्वर के साथ नाक, कान या मुंह से रक्तस्राव होना, ये कौन से रोग का लक्षण पूछा गया है? क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड फिर से रिपीट करना है? ओके ओके, देखते हैं पहले इसको जरा कंप्लीट, इसको सेवेंथ को जरा देखते हैं हम लोग, ठीक है? इसके ऑप्शंस भी जरा बता दो, उसके बाद फर्स्ट और सेकंड को एक और बार रिपीट करूंगी मैं। सेवेंथ जो क्वेश्चन है, इसके ऑप्शंस दिए गए हैं, क्षय रोग, हैजा, डेंगू। क्षय रोग, हैजा, डेंगू, ये लक्षण पढ़िए पहले आप, और ये बताइए कि ये कौन से रोग का लक्षण है, क्षय रोग, हैजा या डेंगू का लक्षण है। हो गया है? अभी किसी ने पूछा है फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन जो है वो रिपीट करना है, जल्दी से देखिए। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन मैं दिखाती हूं आपको। पहला क्वेश्चन था, प्लाज्मोडियम द्वारा मनुष्य में उत्पन्न होने वाला एक रोग है, एड्स, कैंसर, मलेरिया। ये पहला प्रश्न। ओके। दूसरा प्रश्न था हमारा, कवकों में अनेक लंबे धागे जैसी संरचना होती है जिसे डैश कहते हैं, कवक तंतु, कवक बिंदु या उपरोक्त दोनों गलत है। ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। डन? यस। तो हम लोग सेवेंथ क्वेश्चन भी हम लोग देख चुके हैं। इसके तीन ऑप्शन है, क्षय रोग, हैजा, डेंगू। इन ये जो लक्षण बताए गए हैं ये किस किस रोग के लक्षण है। आठवां देखिए, एड्स का पूरा नाम क्या है? एड्स का पूरा, आपने बेटा ABC करके लिखना है, ये पूरा लिखेंगे तो आपको समय नहीं मिलेगा। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड डेफिशिएंसी सिंड्रोम या इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स का पूर्ण रूप क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है, या एक्वायर्ड डेफिशिएंसी सिंड्रोम है, या इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है? ABC करके लिखिएगा, एड्स का पूरा रूप।
9वां देखिए, डैश रोग से पीड़ित व्यक्ति की रोगों से लड़ने की शक्ति, प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है। कौन से रोग से पीड़ित व्यक्ति के रोगों की लड़ने की जो शक्ति होती है या प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है वो कमजोर होता है? पोलियो, एड्स या खसरा? पोलियो, एड्स, खसरा? प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है। 10वें प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। 10वां प्रश्न देखिए, व्यक्तिगत स्वच्छता जैसे स्नान, शरीर की सफाई, हाथ को साबुन से धोना, खांसी आने पर मुंह पर रुमाल रखना एवं बाहर निकलने पर, यहाँ पर मास्क है, ठीक है, वो जो है बेटा वो एक जो प्रिंटिंग मिस्टेक आया है, यहाँ पर मास्क नहीं मास्क है। ओके, मास्क, मास्क का प्रयोग, मास्क का प्रयोग करना आदि को ध्यान रखने से हमें कई बीमारियों से बचाव हो सकता है। क्या आप इस कथन से सहमत हो या नहीं हो? बस आपने इतना बताना है कि ये जो कथन है ऊपर दिए गए व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में, वो आपको रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। क्या आप उससे सहमत हो या नहीं सहमत हो? बस इतना ही, 2 ऑप्शन है आपके पास। आई होप हो गया है सभी बच्चों का। यस, अब हम आंसर की तरफ बढ़ते हैं। सभी बच्चे अपने आप को अनम्यूट कीजिए और आंसर्स देने के लिए सभी बच्चे तैयार रहिए। हम आगे बढ़ते हैं। पहला वाला प्रश्न देखिए, पहला वाला, बताइए मुझे आंसर। प्लाज्मोडियम द्वारा मनुष्य में उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? कार्तिक सर, काइंडली अनम्यूट देम।